तो आज हम बच्चों बात करेंगे एक नया टॉपिक हमारे पास, रिलेशन, क्लास 11th का रिलेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है अपना सेट का ही बेसिक स्टार्ट, अगर हम थोड़ा सा सेट का अगर हमें बेसिक आता है तो उसी का एक आगे का टॉपिक होता है हमारा रिलेशन। ठीक है, जो कि रिलेशन बेटा आपको 11th में मिलता ही मिलता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम क्लास 12th में भी सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे उसके बेसिक पे, जो भी हम रिलेशन के अंदर बेसिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन का बेसिक फंडा, या रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। पहले आज जो लेक्चर होगा वो केवल उसका बेसिक होगा, राइट। जैसे मान लो मेरे पास सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक आता है ऑर्डर्ड पेयर, राइट। ऑर्डर्ड पेयर क्या होती हैं, राइट। ऑर्डर्ड पेयर आपको समझने के लिए सिंपल सा फंडा, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपने कई तरीके के कोऑर्डिनेट देखे होंगे, जिसमें जैसे मान लो मेरे पास 2,3 रहा, ठीक है, 4,6 रहा। इससे आपको ये इंडिकेट होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो पहला वाला हमारे पास एलिमेंट है उसको कहते हैं हम x का जो वैल्यू है उसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट। दूसरा होता है उसको कहते हैं हम y का कोऑर्डिनेट, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दोनों को मिलाकर एक सिंगल पॉइंट जनरेट होता है, दोनों को मिलाकर एक सिंगल पॉइंट जनरेट होता है। तो हम यहाँ से क्या सीखे कि दो एलिमेंट या दो कोई वेरिएबल हो सकते हैं उसकी जगह पर एलिमेंट में, या फिर कोई नंबर्स हो सकते हैं, या किसी का नाम हो सकता है। उन दोनों की दोनों नंबर्स को या दोनों के दोनों एलिमेंट्स को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो वही क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाएगा बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। देखो कैसे, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन अ, किस तरीके से, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स के पेयर को आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, है ना। तो उसी ग्रुप को हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। जिस कैटेगरी में जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने जितने भी कोऑर्डिनेट सीखे थे, 0,3 क्यों ना हो, 5,2, 11, समथिंग जो भी है, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म हमारी होती हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कुछ जगह पर बच्चों आपने वेरिएबल का इस्तेमाल भी देखा होगा, जैसे a, b, ठीक है, और p, q, इस तरीके से वेरिएबल का भी इस्तेमाल रहा होगा, राइट। इसके अंदर कोई फंक्शन भी मिले होंगे आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, 10th क्लास में इस तरीके के बेसिक, राइट। तो इन ऑर्डर्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, या मान लो इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, उसके लिए हमारा डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल होता था। तो इस केस में हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट नंबर ही हो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या किसी का नाम भी हो सकता है। रिलेशन के अंदर बात चर्चा हो रही है, तो रिलेशन के अंदर किसी का नाम भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशन के अंदर बेसिक चीज़ें हम यही पढ़ते हैं कि कनेक्टिविटी क्या है, यानी कि पहले सेट का दूसरे सेट के साथ क्या कनेक्शन है। रिलेशन हम बेसिकली अपनी डेली लाइफ में भी कई तरीके से जानते हैं, अलग अलग हमारे डेली लाइफ में रिलेशंस हैं, जैसे कि पिताजी का, माताजी का, भैया का, बहन का, ठीक, दीदी, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, ये सब क्या है, रिलेशन है। एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग है, ठीक है, दो लोगों के बीच में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ही बॉन्डिंग होती है, ठीक। उसी बॉन्डिंग को हम रिलेशन का नाम देते हैं। लेकिन रिलेशन हम स्टार्ट करने से पहले उसका पहले बेसिक चर्चा कर रहे हैं आज हम केवल, ठीक है, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे वेरिएबल की फॉर्म में हो सकता है, और कोई भी कांस्टेंट नंबर भी इस तरीके से आपको पेयर में मिल सकते हैं। और इनको अरेंज करने का डेफिनेट ऑर्डर क्या है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा होगा कि जो पहला नंबर होता है वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, इसका होता है बच्चों x का कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा नंबर होता है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर हुआ, ऐसा तो नहीं होता कि कभी y का पहले आ जाए x का बाद में आए, ये भी एक पर्टिकुलर कोई ना कोई ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। इसीलिए इसको हम पेयर के साथ साथ क्या नाम जोड़ रहे हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों। आगे हमारे पास इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल कैसे हो सकते हैं, राइट। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर समझने के लिए, दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल हैं ये समझने के लिए, मान लो मेरे पास कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है, इफ़ टू ऑर्डर्ड पेयर a, b, राइट, एंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों c, d, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर दो नहीं है, ये एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, पूरे को मिलाकर हम एक ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों हमारे पास c, d, राइट। अगर a, b और c, d दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में आपको कैसे दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं, दोनों आपस को बराबर कहना है। तो बराबर कहने के लिए कंडीशन ये होती है कि पहला ऑर्डर्ड पेयर पहले के बराबर होना चाहिए और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दूसरे के बराबर होना चाहिए। सिंपल, a बराबर होना चाहिए बच्चों c के
और B इक्वल्स होना चाहिए D के, तब हम कह सकते हैं कि पहला ऑर्डर पेयर ये वाला और दूसरा ऑर्डर पेयर ये वाला आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी के इक्वल उठा के मुंह उठा के आपने बोल दिया, आपको पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग का पर्पस है कि पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। इस तरीके से अगर मेरे पास दो ऑर्डर पेयर होते हैं वो इक्वल बोले जाएंगे। ठीक है, आगे ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ। कब इक्वल होंगे, कब इक्वल बोले जाएंगे, जब पहला ऑर्डर पेयर पहले के यानी कि A इक्वल्स टू C के हो जाए और दूसरा दूसरे के यानी कि B इक्वल्स टू D हो जाए। अब इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जैसे मान लो एक तो मैंने वेरिएबल फॉर्म में नहीं ना लिख के कांस्टेंट में लिख दिया, साफ दिख रहा है कि ये ऑर्डर पेयर हमारे दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है और दूसरा दूसरे के इक्वल है। या आपस में इक्वल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपस में इक्वल हो ऑर्डर पेयर दोनों, वो एक फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं ये फ़र्क पड़ता है, तभी ये इक्वल बोले जाएंगे। ठीक, आगे अगर हम चर्चा करें, जैसे मान लो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर ऐसा दिया है जिसमें पहला जो कोफिशिएंट है वो मैंने, पहला जो एलिमेंट है वो मैंने x मान लिया, दूसरे को 2 मान लिया। इधर बच्चों हमने एक को मान लिया -3, इधर मान लिया हमने इसको y। राइट, हमने ये कह दिया कि दोनों ऑर्डर पेयर आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल होने की कंडीशन हमने बता रखी है कि बच्चों पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर होता है। और तो अगर ये बराबर हैं तो सिंपल के x की वैल्यू आपको मिल गई 3, वो भी माइनस का, और y की वैल्यू बच्चों आपको मिल गई 2 कंपेयर करने के बाद। राइट, अगर ये पहले से क्वेश्चन में दे रखी थी कि आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल होने का पर्पज़ ये रहा कि पहले को पहले से कंपेयर कर दिया तो इसका मतलब x की वैल्यू -3 आ गई, और दूसरे को दूसरे से कंपेयर कर दिया तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दो सेट हैं मान लो हमारे पास, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरीके से निकालेंगे। राइट, आपको यही सेम चीज़ें 12th क्लास के लेक्चर में दोबारा आपको मिलेंगी। ठीक, क्योंकि जब 12th क्लास का रिलेशन स्टार्ट होता है तो 11th का बेसिक थोड़ा सा डिस्कशन करना होता है, और वो सेम टॉपिक्स जो हैं वो हमें 12th में डिस्कस करने होते हैं, क्योंकि 12th तक जाते जाते बच्चा भूल चुका होता है। ठीक है, इसीलिए यही चीज़ आपको थोड़ा सा अभी ध्यान से समझना है, क्योंकि 12th क्लास का भी लेक्चर मैंने तैयार किया था तो उसमें भी अभी सेम यही टॉपिक्स मैंने वहाँ कॉपी पेस्ट किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि ये बेसिक था 12th क्लास के लिए, और आप तो 11th पढ़ी रहे हो तो आपके लिए तो बेसिक है ही है ये, तो इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है, तो ये आगे 12th में काम आएगा। राइट, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अभी फिलहाल हम 2 सेट्स पे वर्क करेंगे, आगे 3 सेट पे भी होता है। ठीक, तो 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि पहले 2 सेट जो हैं वो दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, नॉन एम्प्टी का मतलब ऐसे सेट जिनके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी हो, एक एलिमेंट कम से कम पाया जाए, उनको कहेंगे हम क्या, नॉन एम्प्टी सेट, है ना। खाली है तो एम्प्टी हो गया, एक एलिमेंट भर दिया नॉन एम्प्टी हो गया। अब एक के बाद हम कितने ही भरते जाओ उसमें, 10, 20, 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो सब नॉन एम्प्टी ही बोले जाएंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि लेट ए एंड बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। दोनों हमने कैसे सेट मान लिए, नॉन एम्प्टी मान लिए। चलिए देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम पहले तो किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लें बिल्कुल। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर 2 सेट का है, पहला सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो उसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ए इंटू बी, ए इंटू बी तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के अंदर होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोल सकते हैं, या फिर आप ए क्रॉस बी बोल सकते हो। ठीक, तो इसके साथ साथ अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो आगे देखो कैसे निकालते हैं, है ना। ए क्रॉस बी, इसके बाद है इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए फ्रॉम ए टू द सेट बी डिफाइंड एज फॉलोज। डिफाइंड इस तरीके से होते हैं, अभी बताऊंगा मैं एग्जांपल लेके। ए क्रॉस बी जब हमें निकालना है तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यानी कि पहला आएगा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर ये दर्शाएगा कि पहला ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो सेट ए से लिया जाएगा, और जो दूसरा ऑर्डर यानी कि ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किससे लिया जाएगा, सेट बी से लिया जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, उससे पहले आप ये समझ लें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम 2 सेट का निकालते हैं तो उसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं, कौन सा सेट, प्रोडक्ट सेट। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने बच्चों सेट ए ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट ले लिए ए बी और ये सी।
दूसरा मैंने एक और सेट ले लिया बी, जिसके अंदर एलिमेंट ले लिया हमने जी और एच, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एलिमेंट्स ले लिए, तो अब आपको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है। तो आप हर एलिमेंट को, पहले वाले सेट के एलिमेंट तो पहले प्लेस पर आएंगे, ये बात फिक्स रहनी चाहिए, क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहला वाला सेट का एलिमेंट पहले आएगा, और बी क्रॉस ए करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप ए क्रॉस बी समझ रहे हो, तो पहला एलिमेंट सेट का, पहले सेट का पहले प्लेस पर आएगा, और दूसरे सेट का एलिमेंट जो है वो दूसरे प्लेस पर आएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए समझ में, ठीक है। अब बनाया कैसे जाता है कि हर एलिमेंट सेट ए से लेते जाओ एक एक करके, ऐसे करके एक एक की मैंने इसके साथ करा दिया, एक बार इसके साथ, एक एक बार इनके साथ मैपिंग कराते जाओ, ठीक। तो ए के साथ हमने पेयरिंग कराई तो ए कॉमा जी आ जाएगा, फिर ए के साथ अगर हम एच को लिखेंगे तो ए कॉमा एच हो जाएगा, ठीक है। अगला होता है बच्चों बी, तो बी के साथ भी ऐसे एक एक बार ये जी के साथ और एक बार एच के साथ पेयरिंग, ये बन जाएगा हमारे पास बी कॉमा जी, बी जी है ना, और ये आ जाएगा बी कॉमा एच, राइट। लास्ट एलिमेंट बचा हमारे पास सेट ए के अंदर सी, ऐसे सी की पेयरिंग कराएंगे तो सी का जी के साथ और सी का हो जाएगा एच के साथ, ये बन जाएगा हमारे पास सी कॉमा जी एंड सी कॉमा एच, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि नंबर ही दे रखे हो तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आए, कभी कभी वेरिएबल फॉर्मेट पर इस तरीके से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब ए क्रॉस बी जो आंसर है वो बराबर बी क्रॉस ए के नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी को हम रिजल्ट में लिख रहे हैं तो सेट ए के एलिमेंट मैं पहले प्लेस पर ले रहा हूँ और सेट बी के सेकंड प्लेस पर। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा रिजल्ट मांगूंगा आपसे कि बी क्रॉस ए बताएं, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो पहले प्लेस पर आएंगे और सेट ए के जो एलिमेंट है वो दूसरे प्लेस पर हो जाएंगे। तो इस कारणवश जो हमारे पास रिजल्ट आएगा बी क्रॉस ए का वो इससे टोटली डिफरेंट होगा, टोटली अपोजिट, क्योंकि ए क्रॉस बी इज टोटली अपोजिट विद द बी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए का बिल्कुल उल्टा है। तो इसी वजह से हम इनके एलिमेंट्स को भी आपस में इंटरचेंज कर दे जाएंगे, ठीक है। बी क्रॉस ए निकालना होगा तो पहला हम ऐसे करके जी कॉमा ए लिख सकते हैं, फिर इसको पलट देंगे तो एच कॉमा ए, इसको पलट देंगे तो जी कॉमा बी, इसको पलट देंगे एच कॉमा बी, इसको पलट देंगे तो जी कॉमा सी, इसको पलट देंगे तो एच कॉमा सी हो जाएगा, ठीक। उसको बोला जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, ठीक। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ सकते हैं, राइट। आगे क्या चर्चा करेंगे बच्चों, हम आगे चर्चा करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें बच्चों हम कि इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितने दे रखे हैं, एम दे रखे हैं, यानी कि सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे हैं बच्चों, एम दे रखे हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज एन, सेट बी के अंदर बच्चों एन एलिमेंट है, ठीक। आगे अगर हम बात करें देन द सेट ए क्रॉस बी, क्या निकालना है हमें, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी। तो उसका सीधा सीधा क्या हो जाता है, दोनों एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूँ तब भी लगभग यही बातें होती हैं कि एन ए इंटू एन बी। तो एन ए के अंदर कितने एलिमेंट थे बच्चों, एम थे, और एन बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, एन थे, तो आंसर आया एम एन। यानी कि मान लो मेरे पास जैसे एम दे रखा है, इसके प्लेस पर 3 दे दिए एलिमेंट, इधर दे दिए हमने 5 दे दिए मान लो, तो इसका मतलब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे कितने आएंगे। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं। तो ए क्रॉस बी करने से पहले ही अगर आपको एलिमेंट तो दे ही नहीं रखे, आपको केवल इनकी काउंटिंग दे रखी है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है। आपको क्या ये पता है कि इसके अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं करना होता, और कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर भी नहीं पाओगे। कर जब पाओगे जब सेट ए डिफाइंड हो, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट हैं, सेट बी डिफाइंड हो कि ये 5 एलिमेंट है तो ये वाले 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको एलिमेंट ही एलिमेंट दे रखे हो, आपको टोटल पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी जब आप निकालने वाले हो या निकाल सकते हो तो बताइए उसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर आए काउंटिंग करके। तो कुछ नहीं करना, बस जो एलिमेंट पहले सेट के अंदर हैं, जो एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हैं, उनका प्रोडक्ट कर दो, आंसर आएगा इसका 15। 15 कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे 15 ऑर्डर पेयर निकल के आएंगे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। बस समझ में आ रही है इतनी, ठीक है।
आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये ले लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट लिए हमने, सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट लिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी तो ऐसे ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ये पता कर लिया हमने, कितने आएंगे बच्चों, 15 आएंगे, ठीक है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है पहले वाले सेट का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। आगे बात करें बच्चों तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, अभी हमने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया। अब 2 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, तीसरा सेट एक और आ गया। अब तीसरा सेट क्या है देखो, जैसे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू द 3 और मोर। अच्छा, ये 3 भी हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, 3 का भी हो सकता है और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। लेकिन 11th क्लास के सिलेबस तक केवल हमारे 3 सेट का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लास्ट क्वेश्चन होता है, वो भी गिने चुने का 2 क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। हमें बेसिकली दो जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं या 2 सेट हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आना जरूरी है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 3 सेट का दे रखा हो, ठीक, 3 सेट का दे रखा हो तो कैसे करते हैं, जैसे इफ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर द 3 नॉन एम्प्टी सेट, जैसे अभी हमने बात करी थी 2 सेट की, तो दोनों के दोनों को हमने क्या माना था कि दोनों के दोनों जो सेट हैं वो कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं। ऐसे हम तीनों सेट की बात कर रहे हैं, 3 सेट की, तो यहाँ पर मैंने फिर से बोला कि तीनों सेट हमारे पास कैसे हैं, तीनों के तीनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी है, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई एक एटलीस्ट एक एलिमेंट है। अब अगर वो एक एलिमेंट है तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक एलिमेंट मान लो एक ना एक एलिमेंट है, तो जैसे मान लेते हैं हमने सेट ए के अंदर एलिमेंट ले लिए 1,2, ज़्यादा एलिमेंट ले लूँगा ताकि कार्टेशियन प्रोडक्ट बड़ा हो जाए। दूसरा मैंने सेट ले लिया बच्चों बी 3,4, तीसरा हमने सेट सी ले लिया दैट इज़ 5,6, छोटे छोटे ले लिए हमने नन्हे मुन्ने से, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया बेटा, देन हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑर्डर पेयर 3 मिलेंगे। अब ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे, इनको बोलते हैं हम ऑर्डर ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। क्योंकि अब पेयर नहीं है, पेयर मतलब जोड़ा होता है, ट्रिपलेट मतलब तिगड़ी होती है ना, 3 लोग, ठीक। जनरली करण जौहर की पिक्चर में होती हैं 3-3 लोगों की तिगड़ी बनाई जाती है, या तो 2 लड़की मिलेंगी या 1 लड़का मिलेगा, राइट, या 2 लड़के होंगे 1 लड़की मिलेगी, है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, राइट। बहुत सारी पिक्चर हैं ऐसी। तो ऐसे ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रिपलेट्स मतलब तिगड़ी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट से आएगा, सीधी सी बात। दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, राइट। और तीसरा वाला एलिमेंट जो है वो तीसरे सेट से बिलोंग करेगा, राइट। एंड हियर इज द ए क्रॉस ए कॉमा बी कॉमा सी इज नोन एज द ऑर्डर ट्रिपलेट। इसका मतलब तीनों को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, तो उसको ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम ऑर्डर ट्रिपलेट्स, राइट। अब इसको बनाते कैसे हैं ट्रिपलेट्स, देखो, ठीक। अब ये हमारे पास ए सेट है और बी सेट है, एक एक करके करेंगे आराम आराम से। सेट ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम सेट बी के साथ, तो सेट ए क्रॉस बी किया बच्चों तो क्या मिलेगा, देखो पहला एलिमेंट पहले के साथ क्या आ जाएगा 1,3, पहला एलिमेंट फिर दूसरे वाले के साथ 1,4 आ जाएगा, फिर ऐसे ही सेकंड एलिमेंट इधर फर्स्ट वाले के साथ पेयरिंग करेंगे 2,3, सेकंड एलिमेंट का लास्ट के साथ करेंगे 2,4, ये ए क्रॉस बी तो आ गया है। अब इसी के साथ साथ आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी निकालना है, तो क्या काम करना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ चारों के चारों हैं, चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर के साथ एक बार तो 5-5 ले लो, और एक बार चारों एलिमेंट के साथ चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर के साथ एक बार 6 ले लो, तो वो ऑर्डर ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2-2 पेयर अब 3-3 की फॉर्म में बन जाएंगे, राइट। सब के साथ एक बार 5 जोड़ दो और सब के साथ एक बार 6 जोड़ दो, तो देखें जरा कितना आया बेटा 1,3 कॉमा क्या जोड़ते जाओ 5, 1,4,5, 2,3,5, 2,3,5, ठीक, 2,4,5 हो गया। मैंने सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो चारों के चारों थे उनके साथ एक एक बार 5 लगा दिया, ऐसे ही सेम आप एक बार 6 लगाते जाओ, ठीक है। ये आएगा अगला 1,3,6, 1,4,6 एंड 2,3,6 एंड दिस इज 2,4,6। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया 3 सेट का, जिसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ना बोल के आप क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अच्छा, ये भी स्टार्टिंग में कह रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि 3 ही सेट का है, एक्सटेंड होके वो 3 और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है,
4 सेट का निकालना पड़ जाए, ठीक है। तो एलिमेंट फिर आपको ज़्यादा इतने नहीं दे रखे होंगे ताकि ऐसा क्वेश्चन तगड़ा बने, इससे ज़्यादा है ना, थोड़ा बहुत एक दो ऑर्डर पेयर थोड़ा एक ज़्यादा हो जाए वो अलग बात है। ऐसा नहीं होगा पहले के अंदर 4 दे दिए, दूसरे के अंदर 6 दे दिए, तीसरे के अंदर 10 दे दिए, तो वो एलिमेंट मल्टीप्लाई करते करते ही आपको 10-5 मिनट निकल जाएंगी, ठीक है। वो इतना बड़ा कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होता, बेसिक चीज़ें हैं ये तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीखते हैं बेटा 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का नोट पॉइंट्स, यानी कि जो अभी तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी सीखा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो भी चीज़ें सीखी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना सीखे, ए क्रॉस बी के अंदर कितने निकलेंगे, ठीक है। अब उससे छोटे छोटे नोट पॉइंट क्या तैयार होते हैं। जैसे पहला नोट पॉइंट क्या होता है बच्चों, इफ़ एनी ऑफ द सेट ए और बी, है ना, और बोथ ऑफ द आर एम्प्टी। मान लो अगर दोनों की दोनों सेट के अंदर दोनों सेट जो हैं वो कैसे हैं, एम्प्टी सेट हैं, सेट ए भी एम्प्टी है और सेट बी भी एम्प्टी है, ठीक है। तो सेट ए एम्प्टी और सेट बी भी एम्प्टी, देन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे बेटा दोनों का, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। ए क्रॉस बी करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, सही है कि नहीं। कॉन्सिक्यूटिवली दोनों का आंसर 0 है ना। एक दोस्त उस पर भी वो भी उसकी जेब में कोई पैसा नहीं है, दूसरा दोस्त उसकी जेब में भी पैसा नहीं है, अब दोनों मार्केट में जाए, है कि नहीं। वो खुशबू सूंघ के चले आएंगे बस सीधे सीधी कि भाई तेरे पास भी कुछ नहीं, हमारे पास भी कुछ नहीं है कि नहीं। तो आंसर में क्या आएगा, रिजल्ट में 0 आएगा। कुछ लेके आएंगे मार्केट से, कुछ नहीं लेके आएंगे। मान लो दोनों में से एक के पास है तो कुछ ना कुछ तो खरीद के लाएंगे ना, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं कि मार्केट में सर मज़े लेके आएंगे, तो मज़े तो फ्री में ही मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास, अगला पॉइंट है, अगर मान लो पहला पॉइंट क्लियर है कि अगर ए सेट के अंदर या बी सेट के अंदर दोनों एलिमेंट कैसे हैं, दोनों सेट जो है बेटा वो हमारे एम्प्टी सेट हैं, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसा होगा, एम्प्टी होगा, सिंपल, ठीक है। अब आगे, इफ एनी ऑफ द सेट ए और बी इज इनफाइनाइट, दोनों में से कोई भी एक सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, मतलब आपको पता नहीं है कि सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट प्रेजेंट है या सेट बी के अंदर कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। मान लो दोनों में से एक फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो भी इनफाइनाइट ही रहेगा। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा, राइट। मान लो मेरे पास सेट ए के अंदर प्रोडक्ट हमें पता है, जो भी एलिमेंट्स है वो हमें पता है कितने हैं, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं। सेट बी इनफाइनाइट का है, तो आप अब उसके अंदर कितने एलिमेंट की मैपिंग कराओगे, एलिमेंट ही नहीं पता उसमें टोटल कितने हैं, तो कैसे मैपिंग करा सकते हो आप, ठीक। तो इसीलिए हमारे पास एटलीस्ट दोनों के अंदर अगर एक भी एलिमेंट्स या एक भी सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट रहेगा। चाहे तो एक एलिमेंट या चाहे तो हमारे पास सेट ए जो है वो इनफाइनाइट हो, चाहे सेट बी इनफाइनाइट हो, चाहे दोनों इनफाइनाइट हो, एक भी अगर इनफाइनाइट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, राइट। आगे, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, नॉन एम्प्टी सेट ए, है ना, यानी कि ए सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, समझ गए। नॉन एम्प्टी का मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट तो है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। लेकिन आगे, विद एनी एम्प्टी सेट, अगर लेकिन मैं उस अलग दूसरा मेरे पास एक और एम्प्टी सेट है उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मान लो सेट ए के अंदर मेरे पास एक एलिमेंट था, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं सेट बी के साथ जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके साथ मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो ए क्रॉस बी का आंसर भी एम्प्टी सेट ही आएगा, एम्प्टी सेट। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो पेयर कहाँ बना भैया, कोई एलिमेंट नहीं है तो पेयर कहाँ बना, है कि नहीं। बगैर दुल्हन के दूल्हा कैसा रहेगा, कुंवारा रहेगा फिर भी, है कि नहीं। अब मान लो बारात ले चढ़ा के आप ले गए, अब दुल्हन वो लेके नहीं आया तो क्या ब्याह हुआ, क्या शादी हुई, है कि नहीं। तो सेकंड सेट जो है वो खाली है, तो क्या किसी की पेयरिंग हो पाई, बताओ, पेयर बन पाया, पेयर नहीं बना, वे फालतू में बाराती मजे ले जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो उसका आंसर भी 5 आएगा, समझ में आती है बात। आगे क्या है, अगला सेट है हमारे पास, अगला पॉइंट है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव क्यों नहीं होता, ये चर्चा अभी हमने कर दी है कि अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं, ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूं तो उसका आंसर बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। अभी चर्चा करी थी हमने इस बारे में कि ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस ए के बराबर क्यों नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है उसमें ये कंफर्म हो जाता है कि पहले एलिमेंट जो आएंगे वो सेट ए से आएंगे, दूसरे आएंगे सेट बी से। लेकिन बी क्रॉस ए करते हैं उल्टा,
तो फिर ऑर्डर पेयर पलट जाती हैं। पलट जाने का मतलब अब पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो सेट बी से लिखा जाएगा और दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट ए से लिखा जाएगा। तो इसीलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये आपस में बराबर नहीं होते। आपस में बराबर नहीं होते तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव भी नहीं होते। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि ए का क्रॉस बी के साथ निकाला जाए और बी का क्रॉस ए के साथ निकाला जाए। अगर बराबर आता है तो कम्यूटेटिव है और बराबर नहीं आता तो कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमारा निकाला जाए ए क्रॉस बी के साथ तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों ए क्रॉस बी जो है वो बराबर बी क्रॉस ए के नहीं होता। राइट, नेमली एज द, यहाँ पर लिखा हुआ आगे, ए क्रॉस बी इज नॉट द सेम एज द बी क्रॉस ए अनलेस ए एंड बी आर द इक्वल सेट। जब तक ए और बी दोनों के दोनों सेट बराबर के ना हो, एक जैसे ना हो, सेट ए भी वही है सेट बी भी वही है, तब हो सकता है। सेट ए भी वही है और सेट बी भी एक जैसा, यानी कि सेट ए और सेट बी दोनों एक जैसे दिखने वाले यानी इक्वल सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर हो सकता है। सीधी सी बात, देखो समझो जरा, सेट ए दूसरा सेट बी सेम वही सेट है तो ए क्रॉस ए कर रहे हैं बेटा। सिंपल सी बात समझना कि सेट ए जो है वो बी के बराबर है। कहीं ना कहीं या तो सेट ए जो ए की जगह बी लिख सकता हूँ मैं या बी की जगह ए लिख सकता हूँ। दोनों सेट एक जैसे हैं तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसके बाद हमने चर्चा करी किसकी, ए क्रॉस ए की। तो ए क्रॉस ए तो आएगा, या तो ए क्रॉस ए लिखो इसको या बी क्रॉस बी लिखो। तो अगर ए क्रॉस ए का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस ए तो आएगा फिर। तब ये बराबर हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं? जब दोनों सेट आपस में बराबर हो, तब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा तो वो हमारा कम्यूटेटिव रहेगा। ये कब बराबर नहीं रहेगा? जब दोनों सेट अलग अलग होंगे। एक जैसे सेट हैं दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा। अलग अलग सेट है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। आगे क्या है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। अच्छा, एसोसिएटिव में क्या होता है? एसोसिएटिव में फिर से वही तीन चीज़ आ गई। ठीक है, तिगड़ी। अब तिगड़ी में क्या करना है? तीन सेट लेने हैं। अब तीन सेट लेने का मतलब आपको तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट। कैसे निकाला था? ए क्रॉस बी क्रॉस सी डायरेक्ट नहीं निकाला था ना, हमने निकाला कि पहले ए का क्रॉस प्रोडक्ट किया बी के साथ, फिर जो आंसर आया उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया किसके साथ? सी के साथ। एक एक बार तीनों के साथ किया था, नहीं किया था? राइट, तो इसी तरीके से हम आराम आराम से यहाँ भी निकालेंगे। अब यहाँ निकालने का मतलब ये है कि जो मैंने निकाला था वो तरीका RHS में दे रखा है कि पहले हमने ए क्रॉस बी कर लिया, जो आंसर आया उसके साथ सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। राइट, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, पहले वाले का हजम नहीं हो रहा है कि सर पहले से नहीं कर रहे हैं बाद में देखेंगे, तो आपने किया बी के साथ सी का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर बाद में कर लिया ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों केस में आंसर जो है वो सेम आएगा, सही आएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डर नहीं बदल जाए। ऑर्डर बदलने का मतलब आपने बी क्रॉस सी पहले कर लिया, फिर लास्ट में आप ए से करने लग गए तो आंसर बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि आपने पहले बी क्रॉस सी किया है, लास्ट में अगर ए से कर देंगे तो ए के एलिमेंट फिर लास्ट में चले जाएंगे। समझ गए? यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि पहला पहले पे आएगा, पहले सेट से एलिमेंट पहला होगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से होगा, तीसरा एलिमेंट होगा तीसरे सेट से, है कि नहीं? अगर आपने बी क्रॉस सी कर लिया पहले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको क्रॉस ए करना है तो वो पहले आगे से करना होगा, पहले एलिमेंट यानी कि स्टार्टिंग के प्लेस पर लगाना होगा। जैसे कि हमने पीछे लगाए थे ऐसे करके, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो हमने कैसे लगाया? ए क्रॉस बी किया, ये आया हमारे पास, फिर हमने सी किया तो लास्ट में ही तो सी किया है, तो लास्ट में ही तो सी सेट के एलिमेंट आए हैं। अगर मैं इस सी का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे कर देता आगे से, तो जो भी एलिमेंट आते वो कहाँ आते? आगे आते, पहले प्लेस पे, है ना। इसलिए ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्डर आपको जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ पा रही है इतनी? ठीक है, चलिए एक आध पॉइंट और छोटा मोटा बचा हुआ है। क्या बचा है बच्चों? कि लास्ट पॉइंट है आर क्रॉस आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी। आर क्रॉस आर इक्वल्स टू क्या है? मान लो ए कॉमा बी है, सच दैट यानी कि जो आर जो रियल नंबर है जो भी है वो भी सेट ए से लिया जा रहा है, और दूसरा भी रियल नंबर है वो सेट बी से लिया जा रहा है, कि जो एलिमेंट पहला वाला है वो भी रियल है, दूसरा वाला है वो भी रियल है। राइट, दैट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल प्लेन। सीधी सी बात ये है कि इस तरीके से जो भी ऑर्डर पेयर होते हैं वो टू डायमेंशनल प्लेन पर लिखे जाते हैं, यानी कि दो ऑर्डर पेयर होंगे तो टू डायमेंशन पर उसको रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि मान लो 2,3 है, तो 2,3 को आप प्लॉट कैसे करोगे? एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट देख लोगे 1,2 है ना, फिर वाई एक्सिस की तरफ 1, 2, 3 देख लेंगे, तो दोनों के अलॉन्ग हम जाएंगे तो पॉइंट मिल जाएगा, उसको डिनोट कर देंगे ये 2,3 हो गए। ठीक है,
तो जब दो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर कोई हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 डायमेंशनल प्लेन पे। अगर कोई ऑर्डर ट्रिपलेट्स की फॉर्म में आ रहा है, मतलब 3 हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, ट्रिपलेट्स में 3 एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर पेयर में 2 आएंगे, तो ट्रिपलेट्स में अगर 3 आ रहे हैं तो उसको हम 3 डायमेंशनल प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल प्लेन क्या होता है? 3 डायमेंशनल मतलब इसमें 3 डायमेंशन होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जो भी आप मूवमेंट करते हो वो 3 डायमेंशन में ही तो करते हो, आप खड़े हो 3 डायमेंशन में ही तो खड़े हो। एक्स एक्सिस से अलग डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से अलग डिस्टेंस है, जेड एक्सिस से अलग डिस्टेंस है ना। ये मेरा प्लेन ये स्पेस में लटका हुआ है ना। ये मेरा पेन ये हमारे पास ये 3 डायमेंशन में ही तो है। 2 डायमेंशन में जब माना जाएगा जब इसका जो टिप है मैंने यहाँ रख दिया, ये अब ये 2 डायमेंशन पर रिप्रेजेंट हो गया, राइट। लेकिन यहाँ ये स्पेस में है तो ये 3 डायमेंशन पर है। मान लो ये मेरी इधर से एक्स एक्सिस है, इधर से वाई एक्सिस है, इधर से जेड एक्सिस है, तीनों से कुछ ना कुछ डिस्टेंस कैरी करता है, इसीलिए ये 3 डायमेंशन में है। तो ट्रिपलेट्स आएंगे तो वो 3 डायमेंशनल प्लेन पर रिप्रेजेंट होंगे, है ना। ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो वो 2 डायमेंशन पे, राइट। जिसमें जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है, एग्जांपल के तौर पे सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1,2, दूसरा सेट बी ले लिया बच्चों 4,5, ठीक है। आपने किया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा 1,4 1,5। अगला आएगा बच्चों ऐसे ही 2,4 2,5। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को आपको कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे जो हमारे पास पहला तरीका है, वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ, ठीक है। इतना करने के बाद एरो, दिस इज द एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं हम 1 2 3 लगभग 5 तक जा रहे हैं ना, 4 एंड दिस इज 5। इधर पॉइंट प्लॉट कर लिए हमने 1 2 3, वाई एक्सिस पर और दूर जा रहा है ना, तो इसका मतलब इसको और एक्सटेंड किया जाएगा, राइट। इसका थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर लेंगे लाइन को यहीं से, और ठीक है, काफ़ी है यहाँ तक। तो इसके बाद हमने पॉइंट लिया बच्चों 4 और ये ले लिया हमने 5 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब हमने प्लॉट किया पहला वाला पॉइंट जो कि है हमारे पास 1,4। तो इससे आपको पता लगता है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, क्लियर। x की वैल्यू आपने x एक्सिस पर देखी 1 और y की वैल्यू 4 देखी, तो कहाँ पर आया पॉइंट, ये आया, ठीक है। थोड़ा सा आप डायरेक्शन देख लें, ठीक है। उसके बाद आपने देखा 1,4 यानी कि x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू अब क्या हो गई 5 हो गई, तो 1,5 आपको यहाँ मिल जाएगा, बस, ठीक। अब इसके बाद अगला पॉइंट है 2,4 एंड 2,5, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, ये आएगा पॉइंट, राइट। अगला है 2,5, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अब केवल पॉइंट को इंडिकेट करना है, चाहे तो आप इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो एलिमेंट्स है वो एक ही छोटा छोटा लिखते जाए। जैसे मेरे पास क्या था 1,5 था, ये कितना था 1,4 था, ये कितना था बच्चों हमारे पास 2,5, ये था हमारे पास 2,4। बस इस तरीके से आपको 2 डायमेंशनल प्लेन पर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर की प्लॉटिंग करनी है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास में ही स्टार्टिंग में सिखाया जाता है और थोड़ा बहुत 10th में भी होता ही है, ठीक है। वही चीज़, बस ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसको आप प्लॉट कर दीजिए। मान लो अगर वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है सेट, तो वेरिएबल की फॉर्म में मान लो पहले वाले और सेट को आपको एक्स एक्सिस पर रख लेना है, दूसरे वाले सेट को आपको वाई एक्सिस पर रख लेना है, बस एलिमेंट्स को प्लॉट कर देना सीधे सीधे उसी तरीके से। समझ में आ रही बात। ऐसे ही 3 डायमेंशन में प्लॉट हो जाता है, 3 डायमेंशन वहाँ पर हम इस तरीके से बनाते हैं, एक्स वाई और ये जेड, ठीक है, एक्स वाई और ये जेड। अब इसमें ये पॉइंट एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से देखते जाओ, बनाते जाओ बस। 3 डायमेंशनल पे क्वेश्चन हमारे नहीं आते, 2 डायमेंशन पे ज़्यादा आते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट्स का मुश्किल से एक क्वेश्चन होता है तो केवल उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जाता है 3 बार।